Welcome to the Silicon Gurukul. Today is 8 January 2024 and like every day, मैं हूँ आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC and various other examination. तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक because in this lecture we are going to explore a great joy of learning new facts and concepts. Recently, Eagle Nest Wildlife Sanctuary was in news because Indian Institute of Science बेंगलोर के कुछ रिसर्चर्स यहाँ गए थे रिसर्च करने और उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया कि इस सेंचुरी में ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो भी आप कह लें उसके कारण यहाँ टेम्परेचर राइज कर रहा है और उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि जो कुछ माउंटेन बर्ड स्पेसीज हैं वो अब हायर एलिवेशंस पर शिफ्ट करना शुरू कर चुके हैं. सो दिस इज द टॉपिक which was published in The Hindu yesterday. Since it was in news, so we should know some facts about Eagle Nest Wildlife Sanctuary. तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो हिमालयन फुट हिल्स में लोकेटेड है एंड डिस्ट्रिक्ट इज वेस्ट कमेंग अरुणाचल प्रदेश एंड इट कंजॉइंस शेषा ऑर्किड सेंचुरी जो ऑर्किड के अलग अलग वेराइटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है. और इस सेंचुरी के ईस्ट साइड में यहाँ कमेंग रिवर के अक्रॉस आपको पखुई टाइगर रिजर्व देखने को भी मिलेगा. और ये पूरा जो रीजन है, हम अगर ऑर्किड सेंचुरी की बात करें यानी सेसा ऑर्किड सेंचुरी की बात करें, यहाँ पखुई टाइगर रिजर्व की बात करें और यहाँ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें और भी कुछ एरिया यहाँ पर हैं जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो पूरा एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज. और करीब 500 बर्ड स्पेसीज का ये घर है और कहा जाता है कि इट इज़ ए प्राइम बर्डिंग साइट ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैरायटी नंबर्स एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्पेसीज. यहाँ आपको अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ स्पेसीज देखने को मिलेंगे एंड ओवर 500 बर्ड स्पेसीज और इसीलिए इसे प्राइम बर्डिंग साइट भी कहा जाता है. इसके रिच बायोडाइवर्सिटी के कारण ही हम आज थोड़ा कंसर्न हैं इसको लेकर कि आखिर यहाँ पर ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या यहाँ इफेक्ट आ गया है कि इतने माउंटेन स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हायर एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं. अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ एल्टीट्यूड का भी एक गजब का डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. 500 मीटर्स एल्टीट्यूड से लेकर 3250 मीटर्स तक का एल्टीट्यूड का यहाँ पर हिली रीजन हमें देखने को मिलता है. दैट मीन्स 1640 फीट से लेकर करीब 10,000 फीट तक की हाइट के यहाँ माउंटेन पीक्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कमेंग एलिफेंट रिजर्व. इस रीजन के एक्सट्रीम एल्टीट्यूड रेंजेज के कारण यहाँ का फ्लोरा भी आपको डिफरेंट वैरायटी का देखने को मिलेगा. बिकॉज देखो यहाँ एल्टीट्यूड 500 मीटर से लेकर 3250 मीटर्स तक वैरी कर रहा है, तो उसी तरह से फ्लोरा भी हमें टेम्परेट क्लाउड फॉरेस्ट से लेकर डेंस बैम्बू पैचेज एंड ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट तक देखने को हमें मिलता है. वाइड एल्टीट्यूडिनल रेंज यहाँ देखने को मिलता है. कॉनिफर्स और रोडेंड्रॉन्स एट द हायर एलिवेशंस हम यहाँ देख पाते हैं. और फौना की बात हमने जो बर्ड्स के बारे में तो हमने की ही कि यहाँ 500 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हैं. कुछ एनिमल्स की बात करें तो कैप्ड लंगूर, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर, अरुणाचल मका एंड गौर. इस सेंचुरी का नाम ईगल नेस्ट सेंचुरी है बिकॉज 1950s में यहाँ इंडियन आर्मी का एक डिवीजन रेड ईगल डिवीजन पोस्टिंग हुआ था इसका, और तभी से इसका नाम इसी रेड ईगल डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्मी के कारण इस पूरे सेंचुरी का ही नाम ईगल नेस्ट सेंचुरी रह गया है. सो दिस वाज द टॉपिक. आई होप यू लाइक द टॉपिक. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये दिस इज आवर प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर. Recently, Lao Khowa and बूढ़ा चपड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन न्यूज फॉर सम गुड रीजन्स. गुड रीजन ये है कि आफ्टर 40 ईयर्स गैप यहाँ 2 राइनोज माइग्रेट होकर आए हैं. देखो राइनोज माइग्रेट होकर आए हैं यानी कि इस रीजन में अब राइनोज के रहने के लिए एक एडेप्टिव माहौल बन चुका है, यानी उनके फेवर में ये पूरा माहौल अब बन चुका है क्योंकि 40 ईयर्स से यहाँ कोई भी राइनोज देखने को नहीं मिले थे. लेकिन यस्टरडे आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने ये न्यूज़ दिया हमें कि यहाँ 2 राइनोज हमें देखने को मिले हैं. और इसके बाद से जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं या फिर इन्वायरमेंट से कंसर्न जो भी पीपल हैं उनके बीच एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. एज पर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका ऐसा मानना है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ सक्सेसफुल एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और उसी का रिजल्ट है कि यहाँ हमें 2 राइनोज माइग्रेट होते हुए दिख रहे हैं. इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा रीजन है ये ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट माना जाता है और ये ब्रह्मपुत्रा के सदर्न डायरेक्शन में यहाँ सिचुएटेड है एंड
यहाँ नाम देखो इसका, लाओखोआ बूढ़ा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कहीं कहीं आपको ये दो के रूप में मिलेंगे बहुत जगह, जैसे विकीपीडिया पे मैंने देखा था तो टू सेंट्रली लोकेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ आसाम ऐसा लिखा हुआ है लाओखोआ एंड बूढ़ा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दे आर इकोलॉजिकली एंड जियोग्राफिकली अ सिंगुलर एंटिटी। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि लाओखोआ और बूढ़ा चपोरी जब वहाँ जाएंगे तो हो सकता है दो अलग अलग एरिया हों, लेकिन ज्योग्राफिकली और इकोलॉजिकली उनको एक सिंगुलर एंटिटी ही माना जाता है। सदर्न बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा वो लोकेटेड है। लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पर कुछ वेट एलुवियल ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं रिपेरियन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, डॉटेड बाय वेटलैंड्स एंड रिवर सिस्टम्स। इस सेंचुरी की ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे यूनिक बनाती है। देखो, अगर हम इसे लाओकोआ एंड बूढ़ा छपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज माने तो इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर डायरेक्शन में आपको फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट नजर आएंगे। इसके ईस्ट में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क नजर आएगा, इसके वेस्ट में आपको ओरंग नेशनल पार्क एंड पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगा, और इसके नॉर्थ में आपको पक्के नामेरी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और इसके साउथ में कार्बी आंगलोंग का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो लाओखोआ एंड बूढ़ा चपोरी रीजन है अपने आप में एक कनेक्टिंग कॉरिडोर है बिटवीन काजीरंगा एंड ओरंग नेशनल पार्क। देखो, ओरंग नेशनल पार्क वेस्ट में है और काजीरंगा नेशनल पार्क इसके ईस्ट में है। इसके बीच में ये हो गया लाओखोआ एंड बूढ़ा चपोरी, तो ये कनेक्टिंग रीजन हो गया। बफर जोन भी इसको कहा जाता है काजीरंगा टाइगर रिजर्व का। दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। इसकी फ्लोरा की अगर बात करें तो यूनिक है यहाँ पर वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ एबंडेंस ऑफ फ्रेश वाटर मैनग्रोव ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। मेनी स्पेसीज ऑफ ट्रीज एंड मेडिसिनल प्लांट्स इन द सेंचुरी, ट्रीज लाइक सीमल, कोराई, अजर, हिजल ईटीसी आर फाउंड इन द एरिया। तो ये भी कुछ यूनिक आपको दिखेगा। इसके अलावा फौना की बात करें तो होम टू द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस, टाइगर, लियोपार्ड, वाइल्ड बफेलो, हॉग डियर, वाइल्ड पिग एंड एलिफेंट्स, ये सब यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। हाईली इंडेंजर्ड गंगेटिक रिवर डॉल्फिन भी आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर के वाटर में मिलेगा, जो इस एरिया के एडजेसेंट है, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इन प्रोटेक्टेड एरिया के एडजेसेंट रिवर में। न्यूमरस नेचुरल एंड पेरेनियल वेटलैंड्स यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ वेरियस काइंड्स ऑफ लोकल फिश स्पेसीज का ब्रीडिंग अच्छे से हो पाता है। हाईली इंपॉर्टेंट बर्ड स्पेसीज भी यहाँ देखने को मिलता है, सच एज स्टॉक्स लाइक एडजुटेंट, लेसर एडजुटेंट, वाइट स्टॉक, ब्लैक नेक्ड स्टॉक एंड ब्लैक स्टॉक etc. So this was the topic. I hope you liked the topic. This rich biodiversity area लाओखोआ एंड बूढ़ा छपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने जाना। मुझे तो मज़ा आ गया ये जानकर। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट थ्रेड में लिखें। नाउ द टॉपिक इज 30 डोराडस बी। न्यूज पर आऊँ उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये 30 डोराडस बी है क्या। एक्चुअली ये एक सुपरनोवा रेमनेंट है। ओके, सुपरनोवा रेमनेंट, सुपरनोवा का अवशेष है ये। तो सुपरनोवा क्या होता है उसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि जो स्टार का अपना लाइफ साइकिल होता है, नेबुला से डस्ट क्लाउड, फिर ग्लोब्यूल, फिर प्रोटो स्टार, फिर स्टार बनते बनते लास्ट में फिर वो रेड जायंट बनता है। तो दो सिचुएशन होता है वहाँ पर, दो केस होता है। एक तो होता है कि वो वाइट ड्वार्फ बनकर कहीं खो जाए, या फिर वो ब्लैक ड्वार्फ बन जाए, या दूसरा होता है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार बने या ब्लैक होल बने। लेकिन ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बनने से पहले वहाँ एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन उस एक्सप्लोजन के बाद स्टार के बहुत सारे रेमनेंट्स, बहुत सारे अवशेष कई मिलियन ईयर्स तक यहाँ देखने को मिलते हैं, और उसी को हम सुपरनोवा कहते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ ये है कि नासा का जो ये चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है उसने कैप्चर किया है 30 डोराडस बी का कुछ स्टनिंग इमेजेस, और इस इमेज से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी मिलने वाली है। हो सकता है हमारे जो जानकारी थे 30 डोराडस बी को लेकर वो चेंज हो जाए। इस नए इमेज से ये डिस्कवर हुआ है कि इट कुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय अ सिंगल सुपरनोवा। जिस तरह का यहाँ पर रेमनेंट है, ऐसा लगता है कि एक सिंगल स्टार से इतना बड़ा सुपरनोवा नहीं बन सकता है। इट वाज क्रिएटेड बाय एटलीस्ट 2। तो रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि कम से कम 2 स्टार्स का यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है, तभी जाकर ये ऐसा इस तरह का सुपरनोवा रेमनेंट हमें देखने को आज मिल रहा है।
तो सुपरनोवा क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार हुज ल्यूमिनोसिटी आफ्टर एन इंटरप्शन सडनली इंक्रीजेज मेनी मिलियंस ऑफ टाइम्स दैट इन दैन इट्स नॉर्मल लेवल। कहा जाता है कि सुपरनोवा में जो ब्लास्ट होता है, जितना एनर्जी वहाँ से रिलीज होता है एक बार में, फॉर वन टाइम्स जितना एनर्जी रिलीज होता है, कहा जाता है सन पूरे लाइफ में उतना एनर्जी नहीं एमिट कर पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि सन एक स्मॉल स्टार है, तो कभी भी यहाँ सुपरनोवा होने का चांसेस बहुत कम है, वो केस टू केस वेरी करता है। तो सन के केस में सुपरनोवा एक्सप्लोजन शायद ना हो, ये वाइट ड्वार्फ फिर उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ बनकर कहीं रह जाए। लेकिन जो बिग स्टार्स होते हैं, वो जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसमें, तो कहा जाता है कि सन अपने पूरे लाइफ में जितना एनर्जी एमिट करेगा, उतना एनर्जी सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एक बार एमिट हो जाता है। सुपरनोवाज आर लार्जेस्ट एक्सप्लोजन दैट टेक्स प्लेस इन स्पेस। सुपरनोवा को यूनिवर्स का हेवी एलिमेंट्स का प्राइमरी सोर्स भी कहा जाता है। जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तो किसी भी स्टार में मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जितने भी हेवी एलिमेंट्स बने थे, वो सारे हेवी एलिमेंट्स स्पेस में बिखर जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस एक्सप्लोजन दे हीट अप द इंटरस्टेलर मीडियम। आप सबको पता है कि स्पेस का जो मीडियम है वो वैक्यूम है, हम उसे इंटरस्टेलर कहते हैं। तो इंटरस्टेलर मीडियम को ये हीट अप कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट हैवी एलिमेंट्स थ्रू आउट द गैलेक्सी एंड एक्सेलरेट कॉस्मिक रेज। ये सब इंसिडेंट होता है जब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। अब तक हमें जितनी जानकारी है सुपरनोवा का, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे दो टाइप में क्लासिफाई किया है, टाइप 1 सुपरनोवा एंड टाइप 2 सुपरनोवा। टाइप 1 सुपरनोवा होता है जब कोई स्टार अपने नियर बाय या नेबरिंग जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी ऐसे पार्टिकल हैं, उनको पहले ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट करता है, उनको एक्यूमुलेट करता है, एंड देन एक टाइम आता है कि एक रन अवे न्यूक्लियर रिएक्शन इग्नाइट होता है, और जब ऐसा होता है तब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। दूसरा होता है कि जब स्टार जो होता है वो रन आउट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल हो जाता है, यानी कि उसका जितना भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हीलियम में बदल चुके होते हैं, और जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो अपने ही ग्रेविटी के कारण वो कोलैप्स करना शुरू करता है। और वो इतना इंटेंस फोर्स होता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर टुवार्ड्स द सेंटर, कि वहाँ सारा का सारा मैटर वो प्लाज्मा स्टेट में आना शुरू हो जाता है, और फाइनली ऐसा होता है कि यहाँ पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है। नाउ सम की फैक्ट्स अबाउट नासाज चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। यहाँ एक्सरे देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर आपने नहीं देखा है पहले से मेरा एक्सपो सेट वाला वीडियो तो जाकर वो देखो। उसमें मैंने बताया है कि जब भी कभी स्टार का स्टडी होता है, ब्लैक होल का स्टडी होता है, या फिर किसी भी तरह का स्टार रेमनेंट का स्टडी होता है, तो वहाँ एक्सरे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्सरे का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक्सरे ही वो एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो यहाँ से एमिट होता है बहुत ही बड़े मात्रा में। जब ब्लैक होल बन रहा हो, या फिर सुपरनोवा हो, या न्यूट्रॉन स्टार हो, तो वहाँ से एक्सरे बहुत ही ज़्यादा एमिट होता है, हर डायरेक्शन में एमिट होता है। अगर उसे हम अच्छे से ऑब्जर्व कर उससे इंफॉर्मेशन को गैदर करें, तो हमें स्टार के लाइफ साइकिल के बारे में, या ब्लैक होल्स के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं जो हम नहीं जानते हों। और इस एक्सरे ऑब्जर्वेटरी का भी यही काम है। देखो, स्पेस में बहुत सारे ऐसे हॉट रीजन्स हैं, जैसे कि एक्सप्लोडेड स्टार्स, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, या फिर ब्लैक होल्स के अराउंड का जो स्पेस है वो बहुत ही हॉट होता है, और वहाँ से एक्स रे का एमिशन होता है। और इस एक्स रे ऑब्जर्वेटरी का यही काम है कि सारे ऐसे एक्स रे को डिटेक्ट करना और उनको स्टडी करना, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, ये सारा काम है चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी का। नाउ वन मोर फैक्ट, एक्स रे जो आते हैं स्पेस से, उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अर्थ पर कोई टेलीस्कोप लगा देंगे और वहाँ से हम एक्स रेज को डिटेक्ट करके उसको स्टडी करेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको अर्थ से 139,000 किलोमीटर एबव के एल्टीट्यूड पर अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करना होगा, एंड द सेम थिंग इज डन बाय दिस चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी सिंस 23rd July 1999. So this was the topic about 30 Doradus B. I hope you liked the topic. तमिलनाडु के मेघमलाई में सिचुएटेड प्रिस्टीन हिल्स में सिल्वर लाइन बटरफ्लाइज के एक न्यू स्पेसीज को डिस्कवर किया गया है, जिसे नाम दिया गया है सिगराइटिस मेघमलानेसिस। दिस इज ए न्यू स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई डिस्कवरी है जो वेस्टर्न घाट से किया गया है। ऐसा डिस्कवरी आज से 33 ईयर्स एगो ही हुआ था वेस्टर्न घाट से, और रिसर्चर्स ने 2018 में ही पेरियार, जो कि इदुक्की में है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में,
तो पेरियार के एलिवेशंस पर सिगरेटिस जेनस का एक डिस्टिंक्ट फीचर वाला स्पेसीज को उसने नोटिफाई किया था रिसर्चर्स ने। लेकिन अब जाके 2023 में इसका फुल डिस्कवरी हो जाने के बाद, कंप्लीट डिस्कवरी हो जाने के बाद ये पता चला है कि इट इज़ कन्फाइंड टू द मेघमलाइज एंड द एडजॉइनिंग पेरियार टाइगर रिजर्व। और आप देख सकते हैं सिगरेटिस मेघमेलानेसिस को, और इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स यहाँ आपको दिए गए हैं, एंड सम फैक्ट्स अबाउट पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में हमने किया है। अगर आप पिछले लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहाँ मिल जाएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। नाउ इन ग्लोबल न्यूज, साउथ अफ्रीका फाइल्स जीनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ साउथ अफ्रीका ने गाजा के लोगों के साथ सिंपैथी दिखाते हुए इजराइल के ऊपर एक एलिगेशन लगाया है कि इजराइल ने 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन किया है। सबसे पहले देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो ये यूएनओ का एक इम्पॉर्टेंट जुडिशियल ऑर्गन है, जिसे जून 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फ्रेंच एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 की बात करें तो जीनोसाइड को यहाँ डिफाइन किया गया था, और ऐसा एक करार किया गया था सारे यूएनओ मेंबर्स में कि कोई भी इस तरह का जीनोसाइड को कहीं से भी प्रेफरेंस नहीं देगा। जिसमें कि जीनोसाइड को क्या कहा गया था, तो किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो इस तरह से कई सारे इसके डेफिनेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। दिस वाज इन न्यूज। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस कंट्री ने ये केस फाइल किया है। ऐसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी सामने से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपको ये बताता चलूँ। रिसेंटली हमने वर्ली पेंटिंग के बारे में पढ़ा था और वर्ली ट्राइब के भी बारे में जाना था, दैट दे आर महाराष्ट्राज इंडिजिनस ट्राइब्स एंड दे आर टीचिंग अ लेसन अबाउट पीसफुल को एग्जिस्टेंस विथ लियोपार्ड्स। ये सड़क पर आकर लोगों को लियोपार्ड्स को लेकर के कुछ अवेयरनेस फैला रहे हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड न्यूज़। तो वर्ली ट्राइब्स के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। हालांकि हमने वर्ली पेंटिंग्स को जब पढ़ा था तो उसमें वर्ली ट्राइब को भी वहाँ डिस्क्राइब किया था। ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ओके, वर्ला मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। लैंग्वेज क्या बोलते हैं, तो वर्ली, वर्ली उनका लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेज। कल्चर, दे हैव देयर ओन एनिमिस्टिक बिलीव्स, वे ऑफ लाइफ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एंड दे हैव अडॉप्टेड मेनी हिंदू बिलीव्स। मदर नेचर का उनका कंसेप्ट है, तो इस तरह से उनका अपना एक कस्टम और ट्रेडिशन चलता आ रहा है। On this note, I am concluding the session. But before moving, I want to say you something that आपका किसी भी तरह का इंटरेक्शन, चाहे आप लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करें, इट प्रोवाइड्स अस इनॉर्मस एनर्जी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।